ये है बैंगलोर। इसका सदर्न पार्ट हमें इतना ऑर्गेनाइज क्यों लग रहा है और नॉर्दर्न पार्ट इतना ऑर्गेनिक कैसे? आउटर रिंग रोड प्रॉपर लूप क्यों नहीं बनाता? ऐसा हौच पौच क्यों है? और इनर रिंग रोड कहाँ है? ये कौन सा मिस्ट्री एक्सप्रेसवे है जो बीच में खत्म हो जाता है? ट्रेन और मेट्रो लाइंस इतनी कम क्यों है और एयरपोर्ट इतना दूर क्यों? बैंगलोर का डिजाइन ऐसा कैसे बना? कैसे आईटी इंडस्ट्री ने बदल दिया पूरा लैंडस्केप और कैसे हुआ ये मैप तैयार? ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस पूरे क्षेत्र में आज 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर अपनी आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आज से लगभग 500 साल पहले 1537 में बैंगलोर की स्थापना की गई विजयनगर एम्पायर में उनके एक लोकल रूलर केम्पेगौड़ा द्वारा 2 मेन रोड्स बनाई गई, चिकपेट और डोडापेट स्ट्रीट, जिनके इंटरसेक्शन में डोडापेट स्क्वायर बनाया गया। आज इस रोड का नाम एवेन्यू स्ट्रीट है और सिटी के सेंटर में मिलती है। पेट का मतलब कन्नड़ा में होता है मार्केट सेंटर। केम्पेगौड़ा ने शहर को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया। चारों ओर मड वॉल्स और वॉच टावर्स बनाए गए और कई लेक्स खुदवाई, जैसे केम्पनमुदी लेक, जिससे पानी की समस्या ना हो। बाजार भी ऐसे बनवाए कि हर एक मार्केट अपनी स्पेशलिटी के लिए फेमस हुआ करता, जैसे कपड़े, चूड़ियां या मसाले। कुछ साल बाद बैंगलोर का कंट्रोल अलग अलग राज्यों के पास चला गया, जैसे मराठास और मैसूर किंगडम। फिर 1700s में मैसूर किंगडम के हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने बैंगलोर पर राज किया और शहर को एक मजबूत फोर्टिफिकेशन के साथ मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया। इसके बाद थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिली। ट्रेड मगर ज्यादातर मैंगलोर के थ्रू होता था, क्योंकि वहां पर एक पोर्ट मौजूद था और रास्ता भी रिलेटिवली स्टेबल था। मद्रास दूसरी तरफ ब्रिटिश कंट्रोल में था, इसलिए वहां तक जाना नामुमकिन था। अंग्रेजों ने काफी कोशिश की टीपू को हराकर मैसूर राज्य पर कब्जा जमाने की, लेकिन 3 बार हार का सामना करना पड़ा बुरी तरह। मगर 1799 में चौथी बार वो फिर आए पूरी तैयारी के साथ और टीपू को हराने में कामयाब रहे। उसके बाद से मद्रास का रूट सुरक्षित और सस्ता बन गया। अंग्रेजों ने बैंगलोर में एक कैंटोनमेंट भी बनाया अपनी आर्मी के लिए, जो पुरानी सिटी से थोड़ा अलग था। इसी की वजह से बैंगलोर की फिर मॉडर्न पहचान शुरू हुई। शहर की सड़कें, गार्डन्स और बिल्डिंग्स ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल में बनना शुरू हुए और ये कैंटोनमेंट यहाँ का सबसे डेवलप्ड और पॉश इलाका बन गया, जहाँ कई ब्रिटिश रेजिडेंट्स आकर रहने लगे। यहाँ 1809 में कैंटोनमेंट बनाकर अंग्रेजों ने बैंगलोर को साउथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक बेस भी बना दिया। इसके आसपास चौड़ी सड़कें बनाई उन्होंने, साउथ परेड रोड जो अब एमजी रोड है, ब्रिगेड रोड, कबन रोड, रेजिडेंसी रोड जैसी। रेलवे भी बनाई जब 1864 में पहली लाइन जोलरपेटाई तमिलनाडु तक खुली, जिसे बाद में एक्सटेंड करके चेन्नई यानी मैड्रास तक भी बनाया गया मैड्रास रेलवे कंपनी द्वारा। इसके 18 साल बाद बैंगलोर से मैसूर तक का ट्रैक भी बिछाया। इन रेलवे लाइन से शहर तेजी से इकोनॉमिकली डेवलप होने लगा। मैड्रास तक पहला पेव्ड रोड भी इसी दौरान बनाया गया, ताकि उधर के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके ट्रेड बढ़ाया जा सके शहर में। बैंगलोर को ग्रो करने में ये भी मददगार रहा। इनके अलावा शहर में कबन पार्क 1870 में स्थापित हुआ, 300 एकड़ में फैला। अटारा कचहरी यानी हाई कोर्ट 1868 में बनाया और बैंगलोर पैलेस 1887 में, जो मैसूर के महाराजा के लिए बनवाया उन्होंने। 1896 में हेसरगट्टा लेक से 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर शहर का पहला मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम भी बनाया। इतना ही नहीं, ये भारत का ऐसा पहला शहर बना जब 1905 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके स्ट्रीट लाइट्स जो सड़कों पर लगी होती है उनको चलाया गया। काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उस समय की। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई शिवनासमुद्रा फॉल से, जहाँ ये आज भी होती है। वैसे तो बैंगलोर में अपनी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी केम्पेगौड़ा ने इसे अपना शहर बसाने के लिए क्यों चुना और आज इतना बड़ा शहर कैसे बन पाया है बिना एक मेजर नदी के होने के बावजूद? इसके पीछे कुछ खास ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक कारण सामने आते हैं, जैसे इसका ऑल्टीट्यूड। इसकी लोकेशन डेक्कन प्लेटो के सदर्न पार्ट में है, जो तकरीबन 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सी लेवल से। इसी वजह से यहाँ मौसम सुहाना और ठंडा रहता है साल भर। पुराने जमाने में जब एयर कंडीशनिंग नहीं थी, तब ऐसे ही एलिवेटेड और ठंडी जगहों को चुना जाता बसने के लिए, खासकर ब्रिटिशर्स द्वारा। इसलिए उन्होंने शिमला, दार्जिलिंग वगैरह में अपनी कैपिटल्स भी बनाई। प्लेटो होने की वजह से बैंगलोर फ्लैट भी है, इसलिए शहर बसने के लिए भरपूर जगह है, करोड़ों लोगों को हैंडल कर सकता है। मॉडर्न क्लाइमेट से सैकड़ों सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं बसने के लिए। अंग्रेजों ने भी इसलिए कैंटोनमेंट यहाँ बनाया। नदी नहीं है, लेकिन काफी लेक्स मौजूद हैं इधर, जो काफी रहती थी पुराने समय के लिए। तो एटलीस्ट धरती में कई नेचुरल डिप्रेशन होने के कारण बारिश का पानी आसानी से जमा हो जाता है इनमें। केम्पेगौड़ा ने इस बात को समझा और नेचुरल लेक्स के अलावा कुछ आर्टिफिशियल लेक्स खुद भी खुदवाई, जैसे केम्पनमुदी टैंक, जिससे पूरे साल पानी उपलब्ध रहता था लोगों के लिए। इधर एवरेज रेनफॉल भी ज्यादा है कई भारतीय शहरों से, 1000 मिलीमीटर पर ईयर, और ज्यादा दिन बारिश भी होती है यहाँ साल में, स्प्रेड आउट
रहता है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ इन पर प्रेशर भी बढ़ रहा है और ज्यादातर पानी कावेरी नदी से आता है। आजकल कंस्ट्रक्शन से भी लेक्स अब कम होती जा रही हैं। एक टाइम पर यहाँ 280 से भी ज्यादा लेक्स थी, जिनमें से आज सिर्फ 80 ही बची हैं। इसके अलावा शहर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियों और डेंस जंगलों ने एक अच्छा नेचुरल डिफेंस भी बनाया इन्वेडिंग आर्मीज के खिलाफ। साथ ही इधर की मिट्टी खेती के लिए भी काफी फर्टाइल रहती है, खासकर इधर की लाल मिट्टी। ये मिलेट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स उगाने के लिए बेस्ट है। इसलिए ये क्षेत्र हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना और दक्षिण भारत के सेंटर में लोकेट होने की वजह से इकोनॉमिक का ट्रेड हब भी बन पाया। जैसे ईस्ट में चेन्नई है, वेस्ट में मैंगलोर, नॉर्थ में जाओ तो हैदराबाद पड़ता है और साउथ वेस्ट में पुरानी कैपिटल मैसूर। तो कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ से, जिसने इसको इकोनॉमिकली काफी मदद पहुंचाई। 1947 में भारत की आजादी के बाद बैंगलोर नई मैसूर स्टेट की राजधानी बना। कुछ साल बाद कई राज्य रीऑर्गेनाइज हुए देश में, जिसमें मैसूर भी शामिल था। तो उसको कुछ एरियाज मिले आंध्र से, कूर्ग, मैड्रास और बॉम्बे स्टेट से भी। नाम भी बदलकर कर्नाटका रख दिया गया 1973 में। धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी हब में बदलने लगा, खासकर 1980 में जब इन्फोसिस और विप्रो जैसे आईटी जायंट्स ने अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ बनाए। बैंगलोर का हाईवे और रेलवे नेटवर्क भी अंग्रेजों के टाइम से ही काफी डेवलप हुआ, खासकर स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। कई हाईवेज बने जैसे NH44, 75, 48 और 275, जो आसपास के मेजर शहरों को जोड़ता है, जैसे हैदराबाद, मैंगलोर, मैसूर, मुंबई जैसे। रेलवे की बात करें तो जोलरपेटे वाली लाइन सबसे पहली थी इधर 1864 में खुली। जब गुंटाकल तक की लाइन खुली 28 साल बाद, तो ये पहली बार नॉर्थ इंडिया से भी जुड़ गया। पहले तो सिर्फ कंटोनमेंट स्टेशन था, वहीं से सारी ट्रेन चलती, लेकिन इसके 100 साल बाद 1968 में केएसआर रेलवे स्टेशन खोला, जो आज इधर का सबसे बड़ा स्टेशन है। ना सिर्फ इधर का, बल्कि कर्नाटका का भी बिजिएस्ट स्टेशन है 2.5 लाख यात्रियों के साथ। सारे स्टेशन मिलाकर बैंगलोर से लगभग 400 ट्रेन गुजरती हैं रोज। अब बात करते हैं शहर के अर्बन लेआउट के बारे में। जो सदर्न पार्ट है यहाँ का, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्लान क्यों दिखता है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट ज्यादा ऑर्गेनिक और रैंडमली डेवलप्ड। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय से ही नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा रूरल और स्कैटर्ड रहा है। ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड्स, गांव और छोटे मंदिर होते थे इधर, प्लान नहीं था बिल्कुल। अंग्रेजों के राज में भी इधर सिस्टमैटिक अर्बन डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, ज्यादातर साउथ और सेंट्रल पार्ट्स में ही, जैसे हमने बात की कैंटोनमेंट और MG रोड वगैरह की। आजादी के बाद भी शहर को सर्टन डायरेक्शन में ही एक्सपैंड किया गया। सरकार ने इधर जयनगर, JP नगर और बासवनगुडी जैसे प्लान रेजिडेंशियल लेआउट डेवलप करने शुरू किए, मोस्टली ग्रीन पैटर्न में। बासवनगुडी तो इधर सबसे पुराने, ट्रेडिशनल और कल्चरली रिच एरियाज में से एक है, जिसे 1898 में बसाया गया। इसके बसाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। 1890 के दशक में प्लेग महामारी की चपेट में था और लगभग 10,000 लोगों की मौत का कारण बना। जो पुराने बने कंजेस्टेड एरियाज थे, जैसे चिकपेट, कॉटनपेट वगैरह, वहाँ लोगों को ज्यादा तबाही देखने को मिली। इसी वजह से अंग्रेजों ने कंजेशन कम करने के लिए खुला वेल प्लान रेजिडेंशियल एरिया बनाने का फैसला किया। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के मुताबिक हर घर के लिए प्लॉट्स बनाए गए, 30 बड़ा 40 फीट से लेकर 60 बड़ा 100 फीट तक के साइजेस में। इसका नाम भी यहाँ पर मौजूद एक फेमस बुल टेम्पल डोडा बसवाना गुड्डी के ऊपर पड़ा, जो 1537 से है यहाँ। इसको देखते हुए जब आबादी बढ़ने से और नए नेबरहुड की जरूरत पड़ी, तो जयनगर को स्थापित किया गया प्लान्ड सबर्ब के रूप में। ये भारत का सबसे पहला सिस्टमैटिकली प्लान्ड सबर्ब बना 1948 में, और उस समय एशिया का सबसे बड़ा प्लान्ड नेबरहुड भी। कहीं पार्क्स, चौड़ी सड़कें, ब्लॉक्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और कम्युनिटी स्पेसेस वगैरह बनाई गई। भारत की अर्बन प्लानिंग का एक बेंचमार्क भी बन गया। 10 ब्लॉक्स हैं यहाँ, 60 से 100 फीट चौड़ी सड़कों के साथ। अच्छे से रोड हायरार्की फॉलो होती है इधर, आर्टीरियल, कलेक्टर और लोकल रोड, जो काफी बैंगलोर के एरियाज के लिए नहीं कहा जा सकता। पारंपरिक रूप से इसे शहर का दक्षिणी किनारा माना जाता है। साउथ एंड सर्कल, जहाँ 6 सड़कें मिलती हैं, और ऐतिहासिक अशोका पिलर इसी बात की गवाही देते हैं। हालांकि अब शहर इतना ज्यादा फैल चुका है चारों ओर से कि जयनगर शहर के बीच में पड़ता है अब। इसके अलावा 1970 और 80 के दशक में साउथ बैंगलोर में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए, जैसे IIM बैंगलोर 1973 में, RV कॉलेज और नेशनल कॉलेज वगैरह। तो इसी दौरान JP नगर भी स्थापित हुआ, जहाँ कई स्टूडेंट्स और फैकल्टी भी रहते थे। IT कंपनीज भी जब आई तो उन्होंने ज्यादातर सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स को ही चुना शहर के। नॉर्थ बैंगलोर हिस्टोरिकली शहर का पेरिफेरल रीजन पड़ता था, इसलिए वो सिस्टमैटिकली प्लान नहीं किया गया। अंग्रेजों ने भी इस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। कई गाँव जैसे येलांका, हेबल और देवनाहल्ली एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग के लिए फेमस थे। यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल ग्रोथ ऑर्गेनिकली हुई, क्योंकि लोग धीरे धीरे करके शहर के आसपास एग्रीकल्चर लैंड्स पर सेटल होने लगे, और क्योंकि प्लानिंग अथॉरिटीज ने पहले से कोई लेआउट या ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया था, इसीलिए प्राइवेट डेवलपर्स और लोगों ने खुद से ही लैंड खरीद कर डेवलप करना शुरू किया
जहाँ जगह मिली। इसलिए यहाँ लेआउट जिगजैग रोड्स और इरेगुलर पैटर्न से भरपूर है। कई मेन रोड्स तो ऐसी हैं जो बीच में ही खत्म हो जाती है, टर्न लेना पड़ता है अगर आपको आगे जाना है तो। 2008 में नए एयरपोर्ट के खुलने से नॉर्थ बैंगलोर अचानक से रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए आकर्षक बन गया। कनेक्टिविटी बढ़ी और प्रॉपर्टी डिमांड भी। इसीलिए अगर हम कंपेयर करें तो जयनगर, जेपी नगर जैसे एरियाज में सड़कों की औसतन चौड़ाई है 60 से 100 फीट, जबकि नॉर्दर्न पार्ट्स में है सिर्फ 30 से 50 फीट तक, लगभग आधी इससे। साउथ में लगभग 35% एरिया पब्लिक पार्क्स और ओपन स्पेसेस के लिए दिया गया है और नॉर्थ में सिर्फ 10 से 15%, तो इसलिए साउथ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अब आउटर रिंग रोड की बात करते हैं कि वो प्रॉपर लूप क्यों नहीं है, अपने नाम की तरह एक स्मूथ रिंग बनाने में नाकाम क्यों रहा। 1990s में जब शहर में आईटी बूम शुरू हुआ तब प्लानर्स ने सोचा कि एक लूप बनाया जाए बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए। रिंग रोड का वैसे काम होता है ट्रैफिक को अंदर के इलाकों में ना घुसने देकर बाहर से ही डाइवर्ट कर देना, ताकि इनर एरियाज में इतनी कंजेशन ना हो, चाहे वो थ्रू ट्रैफिक हो जो शहर से पास करता है या फिर शहर के एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे लोग। अगर अच्छे से बने तो ये काफी ट्रैफिक कम कर सकता है सेंटर से, मगर जब ये ओआरआर बनने लगी तब प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाई। सबसे बड़ा इशू इसका आया लैंड एक्विजिशन का। बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए को लैंड एक्वायर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई गाँव एग्रीकल्चर लैंड्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स आए बीच में, जिसका लैंड देने से मना कर दिया लोगों ने। अनेकों कोर्ट केसेस चले सालों तक, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट अटक सा गया। जहां मैनेज कर पाई अथॉरिटीज, उन्होंने ओआरआर का रूट चेंज कर दिया, इसीलिए इतना जिगजैग दिखता है आज। एक और दिक्कत थी कि ओआरआर को पहले सिर्फ एक बाईपास की तरह प्लान किया गया था, मगर जल्दी ये शहर के मेजर बिजनेस कॉरिडोर में से एक बन गया। इंटेल, सिस्को, एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस ओआरआर के पास ही बनाए और बेलंदूर, माराथली जैसे एरियाज में आईटी पार्क्स पनपने लगे। इस वजह से ट्रैफिक ड्रामेटिकली बढ़ गया कुछ सालों में। साल 2000 में ओआरआर से लगभग 25,000 व्हीकल्स गुजरती थी, लेकिन यही फिगर 2023 तक पहुंच गई 4.5 लाख, यानी 18 गुना बढ़ोतरी। कंजेशन से बचने के लिए सरकार ने कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए। अब ओआरआर पे मेट्रो के निर्माण से और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कंजेशन भी बढ़ गया है। आउटर रिंग रोड तो देखी, लेकिन इनर रिंग रोड है भी या नहीं? देखा जाए तो नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स में जैसे इंदिरा नगर से कोरमंगला तक ये एक रोड चलती है जिसे इंटरमीडिएट रिंग रोड कहा जाता है। टेक्निकली इसे रिंग रोड बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये पूरा लूप नहीं बनाती। पूरा क्या है, ये तो आधा भी नहीं बनाती, सिर्फ 10 किलोमीटर लंबी है। 1996 में बननी शुरू हुई थी आउटर रिंग रोड के साथ साथ ही, और पेरिफेरल रिंग रोड का प्लान भी तभी सामने रखा गया था। आउटर रिंग रोड काफी हद तक बन गई, इनर रिंग रोड थोड़ी सी, और पेरिफेरल रिंग रोड शुरू नहीं हो पाई। तो एक रिंग रोड है अभी यहाँ जो अनइवन है, और एक है जो सिर्फ 10 किलोमीटर की है। प्रॉपर रिंग रोड की जरूरत है शहर में जल्द ही सेंट्रल एरिया से ट्रैफिक कम करने के लिए। कोरमंगला, डोमलोर और इंदिरा नगर जैसे एरियाज तेजी से अर्बनाइज हो रहे थे, और साथ ही ओल्ड एयरपोर्ट रोड और 100 फीट रोड भी कंजेस्टेड हो चुकी थी। इसी बीच इन रिंग रोड का काम शुरू हुआ था। इन रिंग रोड्स के अलावा एक और मिस्ट्री रिंग रोड है, ये वाली जो बीच में ही खत्म हो जाती है। ये है नाइस रिंग रोड। इसको बनाने का विजन था पूरा लूप बनाना पेरिफेरल रिंग रोड वाला, और मैसूर तक का एक एक्सप्रेसवे भी बनाना 111 किलोमीटर का। लेकिन कई लैंड एक्विजिशन इश्यूज के चलते और इसके कंस्ट्रक्शन पर करप्शन के आरोप से ये सिर्फ आधा बन पाया, 41 किलोमीटर, और एक्सप्रेसवे बिल्कुल नहीं बना। इसके ऊपर डिटेल में हमने बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसका एक 8 किलोमीटर का लिंक रोड भी दिखता है मैप पे, और 2.5 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो शुरू हो गया था लेकिन अब बंद पड़ा है। रेलवे की बात करें तो वो भी इतनी कम है इधर, और सबअर्बन तो है ही नहीं बिल्कुल। पहले ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी तो इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई, और किसी ने ये सोचा नहीं था कि आगे चल के ये आईटी कैपिटल बन जाएगी। 1980s में प्लान किया था एक लोकल नेटवर्क बनाना, लेकिन कभी अमल नहीं किया उस पर। अब जाके 2020 में 4 लाइंस पर काम शुरू हुआ के राइड के अंदर। अगले साल तक पहली 2 लाइंस खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा एयरपोर्ट की बात करें तो वो इतना दूर है शहर से, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर। पहले जो पुराना एयरपोर्ट था HAL, वो सिटी के अंदर ही पड़ता था, लेकिन क्योंकि वो एयरफोर्स बेस था और रनवे भी छोटा था, इसलिए ज्यादा फ्लाइट्स को हैंडल नहीं कर सकता था, सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तभी नए एयरपोर्ट बनाने के ऊपर प्लान शुरू हुआ 1991 में, और इसके लिए कई जगह शॉर्टलिस्ट की गई, लेकिन फाइनलाइज किया देवनाहल्ली को। वजह थी कि यहाँ पर ज्यादा लैंड अवेलेबल था, वो भी चीप रेट्स पर, और फ्यूचर में एक्सपैंड करने की भी काफी जगह थी आसपास। जिस शहर में सारे प्रोजेक्ट्स को लैंड एक्विजिशन के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए सरकार ने सोचा इसको थोड़ा दूर ही बनाते हैं जहाँ पे ऐसी दिक्कतें कम आए। बनाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए लगे, और कई एक्सपेंशन के बाद आज ये 4 करोड़ यात्रियों को संभालता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो
में देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मेट्रो भी पहली बार 1983 में प्लान की गई थी, लेकिन 2003 तक कोई काम नहीं हुआ उस पर। कंस्ट्रक्शन भी जाके 2007 में ही शुरू हो पाई। आज इसकी 2 लाइन्स ऑपरेशनल है 77 किलोमीटर की, और 100 से ज्यादा किलोमीटर की नई लाइन्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। इसके अलावा एक और बात है, बैंगलोर में देश के किसी मेजर शहर से दूसरे सबसे कम प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, सिर्फ 23। ये नंबर उस शहर में मौजूद सारे टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को ऐड करके आता है। कोलकाता में ये नंबर है 58, मुंबई में 54 और दिल्ली में 53। बहुत लंबे समय तक ऐसे सिर्फ 2 स्टेशन थे इधर, एक KSR रेलवे स्टेशन 10 प्लेटफॉर्म्स के साथ और एक यशवंतपुर स्टेशन 6 प्लेटफॉर्म्स वाला। लेकिन 3 साल पहले 2022 में एक नया SMVT टर्मिनल खुला 7 प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो टोटल ये बनाया था बैंगलोर में 23 प्लेटफॉर्म्स। हावड़ा स्टेशन जो कोलकाता के पास है उसमें अकेले ही 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। कम प्लेटफॉर्म्स की वजह से रेलवे भी ज्यादा ट्रेन नहीं चला पाती, दोनों इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, तो इसलिए रेलवे सर्विसेज बहुत कम रहती हैं इधर। पॉपुलर डेस्टिनेशंस इधर से पीक सीजन में बहुत पहले ही बुक हो जाती हैं, कई बार तो 2-2, 3-3 महीने पहले टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सरकार प्लेटफॉर्म बढ़ाकर रेलवे सर्विस भी बढ़ाएगी तो रोड ट्रैफिक को थोड़ा कम किया जा सकता है इधर। अब अर्बन डिजाइन की बात करें तो IT बूम के साथ लाखों लोग माइग्रेट होने लगे इधर। ये छोटे टाउन्स और गाँव से शिफ्ट होकर शहर के बाहरी इलाकों में बसने लगे। इधर जो एग्रीकल्चर लैंड थे उनको कन्वर्ट करके हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जानी शुरू की, क्योंकि जो 2-3 फ्लोर के घर थे पहले वो इतनी माइग्रेशन को हैंडल नहीं कर सकते थे। स्काईस्क्रेपर्स और टेक पार्क भी बढ़ने लगे, शहर काफी फैल गया कुछ ही समय में, जैसे सरजापुर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइटफील्ड वगैरह तक। व्हाइटफील्ड एक छोटा सा गाँव होता था पहले, जो 1990 दशक के एंड तक एक ग्लोबल IT हब में तब्दील हो गया। अब यहाँ मेजर मल्टीनेशनल ऑफिसेस, मॉल्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। मगर ये कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ बना दिए जहाँ जगह मिली बिल्डर्स को, रोड लेआउट पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। 2010 तक बैंगलोर का नाम दुनिया की सबसे कंजस्टेड सिटीज में आ गया, क्योंकि अर्बन प्लानिंग IT ग्रोथ के साथ पेस नहीं रख पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर भी पिछड़ गया, रोड्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो वगैरह सब लैग करते रहे। इसके ऊपर डिटेल में हमने बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। चलो अब हमने देख लिया कि बैंगलोर का अर्बन डिजाइन जो है वो कैसे बना। अब देखते हैं कि अथॉरिटीज आगे के बारे में कैसे सोच रही हैं, क्या तैयारी कर रही हैं फ्यूचर की। बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA ने एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान 2031 रखा है सामने, जो इन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। साथ ही बढ़ती आबादी को हैंडल भी करना है, क्योंकि उनकी प्रोजेक्शन के हिसाब से इधर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहने लगेंगे 2031 तक, यानी सिर्फ 6 साल के अंदर। इसी में उन्होंने सोचा है एक और नई रिंग रोड बनाने का, ORR के भी बाहर, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड STRR 200 किलोमीटर भी लंबी बनेगी, ताकि लंबी दूरी का ट्रैफिक बिना सिटी सेंटर में घुसे बाईपास कर सके। 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसमें। कुछ हिस्सा तो खुल भी गया है, दोबसपेट से होस्कोट तक 80 किलोमीटर का। अभी NH 44, 48 और 75 हाईवेज का ट्रैफिक शहर के अंदर आकर ORR पकड़ता है, जिससे जाम लगता है यहाँ पर। STRR बनने से पूरा भार इस पर आ जाएगा और अंदरूनी सड़कें थोड़ी सांस ले पाएंगी। पेरिफेरल रिंग रोड PRR भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है, जो 74 किलोमीटर की सेमी रिंग रोड बनाएगा ORR और STRR के बीच में। शहर के ईस्टर्न पार्ट के लिए होगा, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में तो नाइस रिंग रोड है ही, तो ये दोनों हाफ लूप बनाकर काफी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में कारगर साबित होंगी। साथ ही होस्कोट, देवनहल्ली, रामनगर जैसे टाउन्स जोड़कर नई ग्रोथ कॉरिडोर भी बना पाएंगे। कंपनीज इन एरियाज में इंडस्ट्रीज और वेयरहाउस खोल सकती हैं जब अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा सबअर्बन रेल के 4 कॉरिडोर भी बन रहे हैं, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं। पहली बैयप्पनहल्ली से चिक्काबानवरा तक मल्लिगे लाइन होगी 30 किलोमीटर लंबी। इस पर ट्विन डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेंगी मेट्रो जैसी ही फैसिलिटीज के साथ। दूसरी हल्लीगे से राजानुकुंटे तक होगी कनका लाइन। तीसरी KSR रेलवे स्टेशन से देवनहल्ली तक संपिगे लाइन। इसी की एक ब्रांच सीधा केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगी, जिससे एयरपोर्ट तक भी लोकल ट्रेन पहुंच पाएगी पहली बार। और चौथी केंगरी से व्हाइटफील्ड तक पारिजाता लाइन, जो ज्यादातर मेट्रो की पर्पल लाइन के पैरेलल होगी। फिलहाल तो 2 कॉरिडोर्स मल्लिगे और कनका पर काम शुरू हो चुका है और 2026 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य है। बाकी 2 कॉरिडोर्स भी 2028 तक बनने का प्लान है। जब एयरपोर्ट वाली लाइन बनेगी तब हजारों लोग जो टैक्सी या कार से जाते हैं वो लोकल ट्रेन पकड़कर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे, कम खर्चे और बिना ट्रैफिक की चिंता के, जो बहुत ही अच्छी खबर होगी शहर के लिए। मकान और रोजगार का डिसेंट्रलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आसपास के इलाकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिले। आने वाले समय में कुछ और नए कॉरिडोर्स भी बन सकते हैं, जैसे बेंगलोर से होसूर तक, जो तमिलनाडु में पड़ता है बॉर्डर के पास। होसूर एक इंडस्ट्रियल सिटी है जिसने काफी समय से बैंगलोर से जोड़ने की मांग रखी है सामने, लेकिन कुछ मेजर हो नहीं पाया है। अभी तक एक ही रेलवे लाइन चलती है जो पुरानी बनी हुई है। ये बनी तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बोम्बरसंद्रा बेल्ट में रहने वाले हजारों लोग सीधे होसूर के इंडस्ट्रीज या बेंगलोर आ जा सकेंगे। इसके अलावा मेट्रो की 2 नई लाइंस भी प्रपोज की गई हैं फेज 3 के अंतर्गत। एक ऑरेंज लाइन केंपापुरा से JP नगर 4th फेज तक और दूसरी ग्रे लाइन होसहली से
मतलब गेरे तक। टोटल 44 किलोमीटर का नेटवर्क होगा 31 स्टेशन के साथ और बनाने में लगेंगे लगभग 15,600 करोड़ रुपए। इन दोनों लाइंस के अलावा एक और लाइन हेबल से सरजापुर तक बनाने के बारे में भी अभी विचार किया जा रहा है, जो 35 किलोमीटर लंबी होगी। फेज 3 के बाद इस पर काम शुरू होगा। इनके बनने से ORR पर भी प्रेशर कम होगा। साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट का एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया था सरकार ने, ये देखने के लिए कि यहाँ BRT सिस्टम कितना सफल रहेगा। 2019 में से पहली बार आउटर रिंग रोड से शुरू किया सिल्क बोर्ड से KR-पुरम तक 17 किलोमीटर लंबाई के साथ। इसमें ORR की एक लेन बसेस के लिए रिजर्व की गई, जिसे वो बिना रुकावट के तेजी से चल पाई। इससे फिर पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम 20 से 30% तक घटा और पैसेंजर टाइम पर पहुंचने लगे अपने डेस्टिनेशंस पे। इसे देखते हुए अथॉरिटीज ने इसे और एक्सपैंड करने का भी सोचा, लेकिन अब मेट्रो के काम से वो सब डीरेल हो गया। क्या पता फ्यूचर में फिर से वो BRT को सामने लाएं। आप सबकी कई रिक्वेस्ट आई थी एडिटिंग और मैप मेकिंग कोर्सेज बनाने की, इसीलिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ 1-on-1 लाइव क्लासेस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली सीख पाएंगे इनके कॉन्सेप्ट्स डिटेल में और अपने सवाल भी पूछ पाएंगे। आपके लेवल पर ही होगा ये कोर्स, ताकि आप अपने स्किल को एक लेवल ऊपर ले जा सके। और हाँ, मनी बैक गारंटी भी है इसमें। अगर आपको कोर्स पसंद ना आए तो पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। इसके बारे में और डिटेल दी हुई है मेरी वेबसाइट पे, इस बटन पर क्लिक करके उसे चेक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।